बड़ा थका हारा हूँ अपनी गोद में सुला ले, भोले बाबा मुझे भी केदारनाथ बुला ले। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो केदारनाथ होकर ही आए। तो ये वीडियो उन सभी प्यारे भक्तों के लिए है जो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पूरी A to Z जानकारी आपको दी जाएगी, एकदम शुरुआत से कि कैसे आपको यात्रा करनी चाहिए, कब यात्रा करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सस्ते में कैसे सोनप्रयाग पहुंचना है, सोनप्रयाग में कहां पर रुकना है, कैसे यात्रा शुरू करनी है, घोड़े पालकी हेलीकॉप्टर की क्या सुविधाएं हैं, मंदिर के आसपास होटल कैसे हैं, कितने रेट के हैं, आपको सारी जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 2000 रुपये में पूरी की पूरी यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर का इतिहास, मंदिर में आरती कैसे होती है, कब होती है, आप कैसे आरती में भाग ले सकते हैं, VIP दर्शन कैसे होता है, उसके अलावा मंदिर में पूजा पाठ कैसे किया जाता है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ये मान के चलिए कि इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी रहेगी जो आपको जाननी चाहिए और आपको यात्रा में सहयोग प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय बाबा केदारनाथ। सबसे पहले बहुत ही बेसिक बात, अगर आपने यात्रा का मन बना ही लिया है तो कृपया करके 1-2 महीने पहले ही डेली 5 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग और वॉकिंग शुरू करें, क्योंकि मंदिर की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है, 18 से 20 किलोमीटर। और अगर आप अचानक से सोचेंगे कि मैं पूरी यात्रा कर लूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। साथ ही जो 50 साल से ऊपर हैं, यात्रा पर आने से पहले अपना मेडिकल चेकअप करा लें, जैसे कि BP, शुगर वगैरह को चेकअप करा लें, बाद में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ कब आना चाहिए। वैसे तो अक्षय तृतीया के 2-3 दिन बाद खुल जाता है और लगभग दीपावली में भैया दूज के बाद बंद होता है, तो आप इन 6 महीनों के बीच में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो आपको यात्रा करने में और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है और आपको लैंडस्लाइड वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये भी अवॉइड करना चाहिए। सबसे अच्छा समय रहेगा सितंबर और अक्टूबर का। मौसम भी ठीक रहेगा, थोड़ा ठंडा रहेगा और आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। ये मेरी राय है, बाकी आप चाहे जब यात्रा करें, भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब एक और ज़रूरी बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से निःशुल्क है और आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाकर आप अपनी ID बना लीजिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा अपने परिवार का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी साइबर कैफ़े पर जाइए, 10 रुपये दीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। खाली जगहों के हिसाब से आपकी बुकिंग हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कार्ड ऐसे ही रहेगा। इसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ रखें, साथ ही साथ आधार कार्ड भी अपने साथ रखें। अब हम पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पर पहुँचना है। केदारनाथ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का है, लेकिन ज़्यादा ट्रेनें वहाँ पर नहीं जाती हैं। अधिकतर ट्रेनें हरिद्वार तक आती हैं, तो आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सभी जगहों से आपको बसें, ट्रेवलर, टेम्पो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सोनप्रयाग के लिए। बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से सोनप्रयाग की दूरी है 450 किलोमीटर और रात को 9 बजे ISBT कश्मीरी गेट से 1-2 बसें चलती हैं, जो रात को 3 बजे ऋषिकेश पहुंचती हैं और उसके बाद सोनप्रयाग के लिए निकल जाती हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है 230 किलोमीटर और ऋषिकेश से है 215 किलोमीटर। हरिद्वार और ऋषिकेश से गवर्नमेंट की बसें सुबह 4 बजे से चलना शुरू हो जाती हैं और सुबह 9:30 बजे तक चलती हैं। इनके रेट से हैं 550 से लेके 650 तक। उसके अलावा प्राइवेट वोल्वो और रेड बस चलती है, जो कि आपसे 800 से लेके 1000 रुपये लेगी और आपको सोनप्रयाग छोड़ेगी। उसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के पास आपको ढेर सारे ट्रेवल एजेंट्स मिल जाएंगे, जो आपको टैक्सी, कार वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप अकेले शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये से 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप पूरी कार बुक करना चाहते हैं तो आपको 10,000 से 12,000 रुपये पे करना होगा, या तो आप पर डे के हिसाब से 3500 4000 में कर सकते हैं। उसी हिसाब से 7 सीटर कार का 12 से 15,000 और 12 सीटर वोल्वो का 17 से 18,000 रुपये ले सकते हैं। ये सारी चीज़ डिपेंड करेगा कि सीजन कैसा है, ऑफ सीजन है या ऑन सीजन, उसी हिसाब से ये लोग रेट बताते हैं। आप यात्रा पर्ची हरिद्वार और ऋषिकेश में भी ऑफलाइन बनवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में लाइन लगाकर। ध्यान रहे कि प्राइवेट टैक्सी वगैरह भी आपको दोपहर को 1 बजे के बाद नहीं मिलेंगी। अगर आप सुबह 5 बजे बस पकड़ते हैं तो आपको तकरीबन सोनप्रयाग पहुंचने में 10 से 11 घंटे लग सकते हैं, यानी कि आप तकरीबन 3 या 4 बजे आप पहुंच जाएंगे। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि सोनप्रयाग के लिए 222 किलोमीटर पड़ता है और देहरादून से दूरी है 250 किलोमीटर। यहाँ से भी आपको उसी प्रकार बसें, टैक्सी वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी और आप आराम से सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। और अगर आप बाइक से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार ऋषिकेश में बाइक रेंट ले सकते हैं, 500-600 में पर डे के लिए मिल जाएगी और आप आराम से घूमते टहलते यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि गुप्त काशी के पास नारायण कोटी में ही लास्ट पेट्रोल पंप है और उसके बाद पेट्रोल पंप बहुत मुश्किल से मिलेंगे। चलिए अब हम लोग सोनप्रयाग पहुँचते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने पर आपको पार्किंग के लिए बाइक का 50 रुपये, कार का 100 रुपये और बड़ी गाड़ियों का 200 रुपये देना पड़ेगा। और आपको गाड़ियां पार्क करनी ही पड़ेंगी क्योंकि इसके बाद आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। ध्यान रहे कि इसी रास्ते में 13 किलोमीटर के लिए त्रिजुगी नारायण की यात्रा भी शुरू होती है। आप यहां से यात्रा शुरू कर सकते हैं और ये रास्ता चला जाएगा सोनप्रयाग के लिए। हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। हम मान के चलते हैं कि आप लोग शाम को 3-4 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। वैसे भी आप 10 घंटे की यात्रा करके थक चुके हैं और उसके अलावा भी शाम को 4 बजे के बाद केदारनाथ यात्रा बंद कर दी जाती है और रात को 2-3 बजे फिर खुलती है, इसलिए आपको सोनप्रयाग में ही स्टे करना पड़ेगा। सोनप्रयाग में आपको रुकने के ढेर सारे साधन मिल जाएंगे, लेकिन इनके मनमानी रेट होते हैं और सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। कुछ आपको डॉर्मेट्री टाइप के मिल जाएंगे जो आपसे 400, 500, 600 रुपये लेंगे और आपको ये ऐसे सुविधा दे देंगे। कुछ जगहों पर ज़मीन पर बिस्तर बिछे रहेंगे, आपको 250 रुपये से 300 रुपये देना पड़ेगा। कुछ दुकानों पर भी ये सुविधाएं मिल जाएंगी। ये था सिंगल के लिए। अगर आप परिवार के साथ हैं तो आपको बड़ा रूम लेना पड़ेगा और उनके रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तकरीबन 2000, 3000, 4000 जो भी वो रेट बोल देंगे आपको देना पड़ेगा। पीक सीजन में वही रूम 10-10 हज़ार के भी उठाए जाते हैं। यहाँ पर घंटे के हिसाब से भी रूम उठाए जाते हैं कि कितने घंटे आपको रुकने हैं, उसी हिसाब से रेट कम या ज़्यादा हो जाएंगे। सोनप्रयाग में रूम का काफ़ी रश रहता है, काफ़ी महंगाई रहती है, तो अगर आप चाहें तो रामपुर या सीतापुर में भी रूम ले सकते हैं जो कि थोड़े बहुत सस्ते आपको मिल जाएंगे। ये 4-5 किलोमीटर पहले हैं सोनप्रयाग से। सुबह के 2-3 बजे यात्रा फिर शुरू हो जाती है, गेट खोल दिए जाते हैं और सबसे उत्तम समय होता है यहीं यात्रा के लिए निकलने के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है 4 किलोमीटर और आपको यहाँ पर कोई साधन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की गाड़ियाँ। इन गाड़ियों का फिक्स रेट है 50 रुपये और आपको 20-25 मिनट में गौरीकुंड छोड़ देंगी। इनके लिए भी लाइन लगती है, अगर आप समय से पहले पहुँच जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं। अब आप गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और आपकी असली यात्रा यहाँ से शुरू होगी, तकरीबन 19-20 किलोमीटर की यात्रा। और तुरंत यहीं से आपको घोड़े खच्चर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो उनकी भी सुविधा ले सकते हैं, जिनकी बातें हम बाद में डिटेल में करेंगे। सबसे पहली बात, आप अपने बैग को जितना खाली कर सकते हो खाली कर लें और क्लॉक रूम में जमा करा दें। सोनप्रयाग में ढेर सारे क्लॉक रूम हैं जो कि छोटे बैग का 50 रुपये और बड़े बैग का 100 रुपये लेते हैं 24 घंटे के लिए। गौरीकुंड में आपको ये सुविधाएं थोड़ी सी कम मिलेंगी, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आपको सोनप्रयाग में ही सारे सामान रख देने हैं। आप चाहें तो सारे सामान गौरीकुंड ला सकते हैं और गौरीकुंड में स्नान करने के बाद अपने सामान को क्लॉक रूम में रखें, लेकिन क्लॉक रूम गौरीकुंड में मुझे बहुत कम दिखे थे। गौरीकुंड में नेचुरल गर्म पानी आता है और मान्यता है कि इसके स्नान करने से कभी आपको कोई रोग नहीं होता है। काफ़ी गर्म पानी होता है और लोग लोटे से पानी बाहर निकाल कर स्नान करते हैं। गौरीकुंड में स्नान करके और दर्शन करके ही आपकी यात्रा शुरू होती है मेन केदारनाथ की। अपने साथ एक छोटा सा बैग रखें जिसमें आपका विशेष तौर पर दवाइयाँ, पेन किलर, उसके अलावा शुगर बीपी के लिए भी दवाइयाँ, जैकेट, पावर बैंक, चार्जर, टॉर्च, ट्रेकिंग शूज, ये सब भी रख सकते हैं। सोनप्रयाग में ही आपको एक छड़ी खरीद लेनी चाहिए, 20 रुपये की आती है, जो कि यात्रा को सुगम बनाएगी, क्योंकि छड़ी आपको यात्रा में आगे कहीं नहीं मिलेगी। उसके अलावा कपूर रख लें जो कि ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। उसके अलावा इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप खरीद सकते हैं, 400-500 रुपये का आता है। अगर आपने उसको यूज़ किया तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ किया तो वापस ला कर दे देंगे, तो 30% काट के आपको पूरा पैसा वापस कर देगा। ये सारी चीज़ें साथ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यात्रा बहुत कठिन है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब चलिए मैप से माइंड मेकअप कर लेते हैं कि यात्रा कैसे करनी है। हम गौरीकुंड से निकल चुके हैं और 4 किलोमीटर बाद हमको जंगल चट्टी मिलेगा। वहाँ से 3 किलोमीटर बाद भीमबली, 4 किलोमीटर बाद लिंचौली और उसके बाद 4 किलोमीटर बाद केदारनाथ का बेस कैंप और 1.5 किलोमीटर बाद केदारनाथ का मंदिर हमको मिलेगा। अब या तो आप पैदल यात्रा करिए या तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर का सहारा लीजिए। चलिए इन सभी के रेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रशासन ने सभी के रेट्स डिसाइड किए हुए हैं। इस बार 10% की वृद्धि सभी रेट्स में की गई हैं। जैसे कि अगर आप घोड़ा लेते हैं तो आपको ये दिए हुए रेट्स पे करने होंगे। 2022 में जो रेट था उसका 10% बढ़ाकर 2023 में हो गया है। ये सारे रेट्स केवल एक बार जाने के हैं, वापसी में आने के लिए आपको अलग से पे करना होगा। मेरी सलाह में तो आप यात्रा शुरू करिए और जहाँ पर आपको ज़्यादा थकाई लग जाए वहाँ से आप घोड़ा ले लीजिए और उसी हिसाब से रेट कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है या भारी सामान है तो आप पिट्ठू भी कर सकते हैं, जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये लेता है। इनके रेट्स वजन के हिसाब से भी बढ़ते हैं।
उसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए पालकी की व्यवस्था है, जिसको 4 लोग ढोते हैं और 8 से 10 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर आप 100 किलो से ज़्यादा हैं तो उसका अलग से चार्ज लगता है। और एक विशेष ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर से आने के लिए आपको सोनप्रयाग नहीं आना होगा। उसके लिए 3 अलग से कैंप बनाए गए हैं, जैसे कि गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। इन 3 जगहों से आप उड़ानें भर सकते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक आदमी अपनी ग्रुप आईडी से 12 लोगों की बुकिंग कर सकता है। 2 साल से कम बच्चे का कोई किराया नहीं लगेगा। 2 साल से ज़्यादा बच्चे का पूरा किराया लगेगा। और अगर आपका और छोटे बच्चे का कुल मिलाकर वेट 80 किलो से ज़्यादा होता है तो 150 रुपये पर केजी के हिसाब से अलग से चार्ज लिया जाएगा। अपने साथ आप 2 किलो का सामान भी ले सकते हैं। इस बार हेली यात्रा की भी रेट बढ़ाए गए हैं। गुप्तकाशी से यात्रा करेंगे तो 7,740 रुपये, फाटा से करेंगे तो 5,500 रुपये और सिरसी से करेंगे 5,498 रुपये। ये राउंड ट्रिप का है, मतलब आने और जाने का दोनों का। आपको हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद 1.5 घंटे का समय दिया जाता है दर्शन करके वापस आने का। और अगर आप एक रात रुकना चाहते हैं तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना होगा और दोपहर 12 बजे के बाद का ही स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। मौसम ख़राब होने पर फ्लाइट को कैंसिल भी किया जा सकता है और आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको 1 महीना पहले करा लेनी चाहिए। ऑफलाइन तो सुविधा बहुत कम है, अगर कोई कैंसिल कराता है तो ही आपको सुविधा मिल पाएगी। अगर आप 5 दिन पहले कैंसिल कराते हैं तो आपको 75% रिफंड होगा। अगर आप 48 घंटे से 5 दिन के अंदर कराते हैं तो आपको 50% रिफंड होगा। और अगर आप 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में कराते हैं तो आपको 25% पैसा रिफंड होगा। 24 घंटे के अंदर कैंसिल कराने पर कोई भी पैसा रिफंड वापस नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप निर्धारित समय से लेट हो जाते हैं तो आपका भी पैसा वापस नहीं होगा। आपको 1 घंटा पहले चेक इन कराना होगा। चलिए फिलहाल के लिए हम पैदल यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हमको 2000 में पूरी यात्रा कंप्लीट करनी है। पैदल यात्रा में शुरुआती 2-3 किलोमीटर में आपकी सांस काफ़ी ज़्यादा फूलेगी और आपको मौसम का एडजस्ट करने में और ऊंचाई को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसलिए आप रुक करके आराम से चलते चलिए। जगह जगह पर विश्राम स्थल बने हुए हैं, आप वहां पर रुक सकते हैं। साथ ही आपको कोई मेडिकल की आवश्यकता हो तो आप चेकअप करा सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री में मिलते हैं। लगभग आपको हर 2-2.5 किलोमीटर में मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी। शौचालय भी आपको 2-2.5 किलोमीटर के अंदर में मिल जाएंगे और पुलिस सहायता केंद्र भी मिलते चले जाएंगे। आपको जगह जगह पर वाईफाई सिस्टम भी आपको मिलेगा। हम लोग जंगल चट्टी और छोटी लिंगचोली पार कर चुके हैं। अब आगे मिलेगा हमको भीमबली। भीमबली में भी आपको प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा। उसके अलावा चिकित्सा की सुविधा भी मिल जाएगी। आपको रास्ते में खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां पर आपको मैगी, पराठे और चाय वगैरह मिल जाएंगी। हालांकि इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैगी का रेट है 50 रुपये 60 रुपये, चाय का 20 रुपये, पराठे का भी 70-80 रुपये होता है। लेकिन पहाड़ों पर ये लोग मेहनत से बनाते हैं, इसलिए इनका पैसा खलता भी नहीं है। धीरे धीरे रास्ते सुहाने होते जाएंगे और इन सुंदर दृश्यों को देखते हुए आपकी थकावट भी मिट जाएगी। बारिश फिर यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हम लोग 6-7 किलोमीटर आ गए हैं और बारिश शुरू हो गई है। और कुछ देर में ही हम लोग पहुँच गए रामबाड़ा। रामबाड़ा से ही कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि 9 किलोमीटर थोड़ी सी मॉडरेट चढ़ाई है, उसके बाद कठिन चढ़ाई हो जाती है 9 किलोमीटर। 2013 आपदा के बाद यहाँ पर एक पुल बना दिया गया है, क्योंकि रामबाड़ा वही गांव था जो कि पूरा का पूरा गांव बह गया था रात में ही। हम 2013 आपदा में आए उन सभी श्रद्धालुओं को भावांजलि अर्पित करते हैं जिनका किसी न किसी प्रकार से क्षति हुआ है, क्योंकि सोचकर ही रोमा कांप जाता है कि हजारों लोग चंद सेकंड में ही ख़त्म हो गए थे और आज हम लोग वहीं पर यात्रा कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामबाड़ा से ऊपर जाने पर आपको चलने में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी सुहाना हो जाता है। कभी भी धुंध हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है और प्राकृतिक दृश्य बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, इसलिए आप आराम से चलते चले जाते हैं। और इसीलिए आपके पास छाता, रेनकोट, टॉर्च वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे हम लोग लिंचोली पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी आपको वहीं सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर किसी को थकाई लग गई हो तो यहाँ से भी घोड़े बुक कर सकते हैं। और ऐसे ही यात्रा करते हुए, यात्रा का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। विशेष ध्यान रखें कि आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। आप कपूर का, ऑक्सीजन का भरपूर प्रयोग करिए। उसके अलावा घोड़े खच्चरों से बच के रहिए, क्योंकि रास्ते सकरे होते जाते हैं और आप पैदल चलने में काफ़ी असुविधा होगी। घोड़े खच्चर वाले मनमानी चलाते हैं, जिससे कि आपके पैर दबने की भी दिक्कत हो सकती है। उनको यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं दिखता है। पूरी यात्रा में मुझे सुरक्षाकर्मी बिल्कुल भी नहीं दिखे, गिन के 4-5 दिखे होंगे, जबकि तकरीबन 500 मीटर पे एक सुरक्षाकर्मी तो रहना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकती है। केदारनाथ की यात्रा प्रशासन के भरोसे नहीं की जा सकती है, या तो इसको खुद के भरोसे करना होगा या तो राम भरोसे। दोस्तों हम लोग बस 3 किलोमीटर और बाकी है और ये आप सीन देख सकते हैं, VIP सीन है।
हेलीकॉप्टर वहाँ पे उड़ रहा है। बारिश होने से आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, रास्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, घोड़े खच्चर और ज़्यादा दिक्कत करेंगे। आप जितना हो सके बाएं से चलिए, अपने आप को बचाव करिए, क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मंदिर से 2 किलोमीटर पहले घोड़े आपको यहाँ पर उतार देंगे और आपको पैदल जाना होगा। इसको रूदा पॉइंट बोलते हैं और इसी के आगे है बेस कैंप। बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी है 1.5 किलोमीटर। बेस कैंप में आपको रुकने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको टेंट की सुविधाएं मिल जाएंगी, जो कि 400-500 रुपये लेता है सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप पूरा टेंट बुक कराते हैं तो आप उसी हिसाब से 4000, 5000, 6000 रुपये लेगा। यहाँ के रेट्स भी सीजन के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं, और अगर आप अपना पर्सनल टेंट भी लाते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको GN-VN के भी कॉटेज मिल जाएंगे। इनके नाम है नंदी फर्स्ट और सेकंड और स्वर्ग रोहिणी। नंदी फर्स्ट में आपको टेंट पर ज़मीन पर बिस्तर मिल जाएंगे, जो कि 400-500 रुपये लेते हैं। उसके अलावा नंदी सेकंड में आपको बेड मिल जाएगा, जो कि 800-900 रुपये लेता है। उसके अलावा स्वर्ग रोहिणी है, जिसमें आप 8000-9000 में पूरा हट बुक कर सकते हैं, या तो 1000-1200 में पर बेड आपको मिल सकता है। इन सब की बुकिंग 1-2 महीने पहले ही आपको दिए गए वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और अब आप मंदिर के करीब हैं और आपका वो सपना पूरा होने वाला है जो आपने सालों पहले देखा था। मंदिर के पास में ही हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है, जहाँ पर यात्री उतरते हैं। अब हम लोग बाबा के धाम में हाजिरी लगाएंगे। जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर के आसपास भी आपको रुकने की काफ़ी सुविधाएं हैं। यहाँ पर बड़े बड़े होटल भी बने हुए हैं, हालांकि ज़्यादा मात्रा में नहीं हैं, और इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कब्जा है पंडा लोगों का। यहाँ पर विशेष स्थान के पंडा यहाँ पर रहते हैं। आप लोग यहाँ पर आएंगे, अपने जगह का नाम बताएंगे, तो आपको यहाँ पर ये लोग सुविधाएं देते हैं रहने के लिए, खाने के लिए। हालांकि ये लोग यजमानों से काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, और उसके बाद वादा भी लेते हैं कि कुछ दिन बाद आपके घर आएंगे और भी पैसा वगैरह लेके जाएंगे। कुल मिलाकर के यह थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन श्रद्धा का मामला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चलिए फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम मान के चले हैं कि आप सुबह 5 बजे निकले थे और लगभग 3-4 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आप यहाँ पर प्रसाद ले लीजिए। 101, 151, 200, 500 जितना प्रसाद ले सकते हैं ले लीजिए और लाइन में लग जाइए। यहाँ पर हमेशा लाइन लगी रहती है दर्शन करने के लिए। शाम के टाइम लाइन ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि मंदिर 2 बजे बंद हो जाता है और शाम को 5 बजे खुलता है। तब 3 घंटे में जो लाइनें रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, और क्योंकि शाम को आरती भी होती है तो लाइनें और लंबी हो जाती हैं। क्योंकि आप केदारनाथ आओ और शाम की आरती ना देखो तो कोई मतलब नहीं रहता है। कभी कभी लाइनें 1 घंटे 2 घंटे लेट भी हो सकती हैं। फिलहाल जब आप बाबा केदार की गोद में हो तो किस बात की चिंता, किस बात की थकावट। शाम को 7 बजे यहाँ पर आरती होती है, भव्य आरती होती है, और भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है। तकरीबन आधे से 1 घंटे आरती चलती है। मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की एक गुफा बनी हुई है, जो कि नई बनी हुई है। आप वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। शंकराचार्य जी की मूर्ति बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि इन्होंने ही मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अब इस मंदिर की कहानी को समझ लेते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और तब से पूजा पाठ होता आ रहा है। यह मंदिर पंच केदार में शामिल है और 4 धाम का प्रमुख मंदिर माना जाता है। मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप है, और उसके बाद गर्भगृह है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है।
मंदिर में एक अखंड दीपक है जो सालों से जल रहा है। केदारनाथ मंदिर के बारे में कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन एक कहानी जो फेमस है वह है कि पांडवों ने असंख्य हत्या के पश्चाताप के लिए भगवान शंकर की शरण मांगी। वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और बैल का रूप धर के केदार घाटी में आ गए और पांडवों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया और वहाँ से बैल का रूप खंड होकर अंतर्ध्यान हो गया और इसीलिए यहाँ का शिवलिंग काफ़ी अलग लगता है, जो कि तिकोने आकार में है। केदारनाथ में बैल के कुबड़ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। मंदिर में अगर आप विशेष प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं या आरती में भाग लेना चाहते हैं अंदर प्रवेश करके, तो उसके लिए अलग अलग रेट रखे गए हैं। आप उसको पे करके उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। इस वेबसाइट से आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन कार्यालय भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ दान वगैरह देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दान कर सकते हैं। केदारनाथ का दर्शन कर लिए हैं और आप लोग भी दर्शन करिए आके, बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर से वापस आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप चाहे जब वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको रात में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वापसी में रात बहुत ज़्यादा होती है और रास्ते बहुत सकरे हैं, आप चल नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट की लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ख़राब है और जगह जगह पर अंधेरा है। तो कोशिश करिए कि सुबह तक रुकिए और भोर में ही प्रस्थान कर जाइए वापसी के लिए। वापसी में आप 7 से 8 घंटे में वापस आ सकते हैं आराम से। और आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए फिर से गाड़ी बैठना होगा और उसके लिए लंबी लाइन लगती है। लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पे रुकना होगा। यहाँ पर आइए और दर्शन करिए और अपने आप को धन्य महसूस करिए। बाबा केदार आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।